तो स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर सीरीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से उसकी सामाजिक व्यवस्था, किस तरीके से उसकी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और फिर किन कारणों से उसका पतन हुआ है। तो आगे इस कड़ी में चर्चा करते हुए आइए उन साइट्स पर जाएंगे एक बार जिन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि 1921 में सबसे पहली बार प्रकाश में आने वाला जो स्थल था या जिसकी बहुत गहनता से खुदाई की गई और जहां से साक्ष्य जुटाए गए वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपका हड़प्पा ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राथमिक और प्रारंभिक नाम ही हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की समस्त जानकारी इससे पूर्व की वीडियो में मैं दे चुका हूं। आइए चर्चा करते हैं कि जो फैक्ट्स हमारे बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरीके से यहाँ से निकाले जाएंगे। तो एक और आपका स्थल है, फिर आपका खोजकर्ता, फिर आपका वर्ष है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है, फिर कौन कौन से साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए। सवाल ऐसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलकर्ताओं में या हड़प्पा सभ्यताओं की स्थल सूची में किस विचारक का नाम सर्वाधिक प्रथम रूप में माना जाता है। तो आपका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। तो स्थल है हड़प्पा, खोज करता है, उत्खनन करता है दयाराम साहनी साहब। किस वर्ष खोजा गया? 1921 में। वर्तमान क्षेत्र कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर है? रावी। तो सवाल पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? सर दयाराम साहनी साहब ने। तो जो साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए उन साक्ष्यों पर आइए एक बार चर्चा करते हैं कि एक तो कांस्य गाड़ी। एक चीज ये है कि तांबा प्लस टिन अगर मिला दिया जाए तो वो कांस्य का निर्माण करता है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। यहां से जितने सोर्सेज प्राप्त हुए उसी को आधार बनाकर इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और इसके फिर सारे के सारे उन पृष्ठभूमियों की चर्चा की जाती है जो पूरी तरीके से हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कांस्य गाड़ी प्राप्त होनी थी चूंकि ये लोग कांस्य युगीन सभ्यता के प्रतिपादक भी रहे। बड़े बड़े अन्न के कोठार, अनाज के जो गोदाम रहे वो हड़प्पा स्थल में रहे। अन्न के भंडारों के रूप में यहाँ से बड़े बड़े अनाज के कोठारों का स्थल प्राप्त हुआ। फिर एक चीज कांस्य दर्पण। दर्पण मतलब आज का जो मिरर है वो कहीं ना कहीं खोज कर चुके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। मतलब दुनिया में पहली बार जब शीशा नहीं था तो इंसान ने अपने चेहरे को देखने की जब कोशिश की होगी तो या तो वो नदी हो और या वो तालाब हो। तो अपने उस फलक को वाटर इमेज से उठाकर मिरर इमेज तक लाने का जो प्रयास करा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया, इसलिए यहां से कांस्य दर्पण भी प्राप्त होता है। एक बैल मिला, एक कुबड़ वाला बैल मिला जो पूरी तरीके से शंख से निर्मित था। फिर एक मछुआरे का चित्र मिला। इन चित्रों से यह आकलन किया जाता है कि यहाँ मछली पालन या मछलियों को खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। बैल जब शाक से जुटाया गया तो यहाँ से सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुआ अपने चित्रों में वो था कुबड़ वाला बैल। लेकिन किसी भी आकृति में या किसी भी मुद्राओं में किसी भी प्रकार से कोई साक्ष्य इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर पूरी तरीके से गाय की चर्चा हो। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये लोग गाय से परिचित नहीं थे, क्योंकि इसका एक एक सीधा सा तात्पर्य ये होगा कि अगर बैल है अस्तित्व में सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो बिना गाय के उत्पन्न कैसे होगा। अब इतिहासकारों को समझने की आवश्यकता ये है कि शायद उन लोगों ने गाय को अंकन के रूप में अपनी मुद्राओं पर रखा ही नहीं होगा। तो यहाँ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि साहब वो गाय से परिचित नहीं थे। गाय से परिचित थे लेकिन अपने किसी भी चित्र पर उसका अंकन नहीं किया है। कुबड़ वाले बैल या सांड की उत्पत्ति भी उसकी माँ जिसे बैल गाय कहा जाता है वहीं से हुई होगी क्या? वहीं से होती है। तो मतलब कुल मिलाकर कहीं भी गाय का अंकन नहीं किया, इसलिए ये लोग गाय से परिचित थे लेकिन किसी मुद्राओं पर गाय को देखने को नहीं पाया जाता कि कहीं किसी प्रकार से जो है गाय इनकी मुद्राओं पर रही होगी। तो ये समझने की बात है और इस पर आप अपना एक विचार भी प्रस्तुत करें कमेंट के रूप में कि यदि गाय ना हो तो फिर बैल कैसे होगा। तो वही बात होगी कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी पहले आई।
इसके बाद जब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो को खोजने वाले उत्खननकर्ताओं में सर्वाधिक सबसे प्रथम नाम आता है आर.डी. बैनर्जी साहब का। पूरा नाम है राखलदास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। तो राखलदास बैनर्जी साहब ने 1921 से 1922 के मध्य खोज करते हुए पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदारो को पूरी तरीके से खोजा था, और इसका जो खोज वर्ष है 1922 चला गया। जो उसकी नदी है वो सिंधु। यहां से इतनी चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ एक चीजों का जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी मैं बात करूं तो यहाँ से पुरोहितों के आवासों को सजाने का तरीका कि बड़े घर पहले, उसके बाद मध्यम घर, उसके बाद फिर निम्न स्तर के घर, लेकिन लोगों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। हालांकि आवासों को उस रूप में सजाया गया था। एक स्विमिंग पूल के रूप में बड़ा स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ, एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, एक दाढ़ी वाला पुजारी या जिसे कहे एक दाढ़ी वाली मूर्ति जो पुजारी के रूप में अंकित की गई, एक सींग वाले पशु की मुद्रा, यानी कि एक ऐसा जानवर जिसका एक ही सींग हो, लेकिन आप उसे गैंडा नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी आकृति कुछ भेड़ जैसी है, लेकिन उस पर एक सींग के रूप में से दर्शाया गया है। तो मोहनजोदारो को, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मतलब एक ऐसा टीला जहां पर वो लोग अपने शवों को या तो दफनाते हो या एकत्रित कर सारे के सारों ने वो अपनी शमशान भूमि के रूप में मोहनजोदारो को स्थापित कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि जब बाढ़ या भूकंप जैसे साक्ष्य वहां देखने को मिले तो सारे के सारे लोग उस शहर की ओर भागे हों जो पूरी तरीके से सिंधु नदी के तट पर था, जिसका नाम था मोहनजोदारो, और जो महामारी आई हो वो इतने व्यापक पैमाने पर आई हो कि लोगों को ये मोहनजोदारो जो है शमशान भूमि के रूप में स्थापित या क्या कहेंगे कि एक मृतकों के टीले के रूप में इसे स्थापित करना पड़ा। इसके बाद जब हम बात करते हैं चानुदड़ो की, चानुदड़ो की खोज करता है गोपाल मजूमदार। 1934 में इन्होंने इसकी खोज की। सिंध पाकिस्तान इसका वर्तमान जो क्षेत्र है, नदी इसकी सिंधु। कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है ऐसा दर्शाया गया है इस क्षेत्र में। तो ऐसा साक्ष्य जिसमें कुत्ता और बिल्ली दोनों। मनका यानी कि चूड़ी बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ। एक चीज और डिफाइन कर दूं यहाँ से, मनके का मतलब चूड़ी बनाने का कारखाना। अगर ये काली बंगा है तो बंगा का मतलब भी चूड़ी होता है, तो यहाँ काली चूड़ी बनाई जाती है काली बंगा में, लेकिन हो सकता है कि चानुदड़ो में लाल रंग की चूड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल वो लोग करते रहे हो। और आज भी भारतीय सिंधु से हिंदू समाज की परंपरा में औरतों में चूड़ी पहनने का जो कॉन्सेप्ट आया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है। आज भी लिपस्टिक के साक्ष्य वर्तमान रूप में प्राप्त होते हैं, और उस समय भी लिपस्टिक को औरत जो है अपने परिधान के रूप में, मेकअप के रूप में इस्तेमाल करती हुई आई थी। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। 3 घड़ियालों एवं 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्राएं। एक ऐसी मुद्रा है जिन पर घड़ियाल पूरी तरीके से क्रोकोडाइल, ठीक है। तो 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्राएं प्रकाश में आई। जगह का नाम है चानुदड़ो। गोपाल मजूमदार इसके खोजकर्ता। 1934 इसका वर्ष। सिंध पाकिस्तान में, नदी इसकी सिंधु, और ये सारे के सारे साक्ष्य जो वहां से प्राप्त हुए हैं वो। इसके बाद बात करते हैं लोथल की। तो लोथल इस मुहाने पर स्थित है और पूरी तरीके से सागर से टच करता हुआ एरिया है, और सागर से टच करता हुआ एरिया है तो ये सबसे पहला प्राथमिक बंदरगाह, एक ऐसा पोर्ट जहां से ये लोग वेस्ट के लोगों के साथ ट्रेड करते हुए आए थे। तो वो क्षेत्र था आपका लोथल। खोज करता है रंगनाथ राव। 1955 से लेकर 1962 तक यहाँ एक बड़े व्यापक पैमाने पर खोज की गई, और खोज करने के बाद ये पता चला कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित होने के कारण यहीं से आपका डॉकयार्ड, एक गोदीबाड़ा या किसी प्रकार के जहाज या किसी प्रकार की नाव, जो सारी की सारी चीजें प्राप्त हुई हैं वो आपके लोथल से प्राप्त हुई। एक समाधि प्राप्त हुई है जो 3 युग्मित समाधियों में विभाजित है। युग्म का मतलब जोड़ा, 3 युग्मित समाधि, और उस समाधि
समाधि मतलब समान अवधि में जब एक मुद्रा के रूप में कोई बैठ जाता है, तो आज के जो आधुनिक शिव हैं, आधुनिक शिव जब वो समाधि के रूप में स्थित होते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार का अंकन उन लोगों ने दिखाया, क्योंकि उनके धर्म में जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जो आज के आधुनिक शिव हैं उन्हें वो पशुपति शिव के रूप में दर्शाते थे। यही से फारस की मुद्राएं, यही से घोड़े की मण मूर्तियां, यानी कि घोड़े से परिचित हैं, इसलिए मण मूर्तियों पर घोड़ा अंकन किया गया है। लेकिन अगर बात करें कि घोड़े के मरने के अवशेष या घोड़े की जो हड्डियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई है, तो वो स्थल हो जाएगा आपका सुरकोतरा। लेकिन जब मूर्ति की बात होती है तो मूर्ति आएगी आपकी कहां से, लोथल से। तो घोड़े की मण मूर्ति एक पूरी तरीके से पूर्ण हाथी दांत यहां से प्राप्त हुआ। और जो चालाक लोमड़ी आप देखते हैं जो बैठी है अंगूर के ताक में, उसका अंकन भी कहीं ना कहीं से लोथल से प्राप्त होता है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी साहब, मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी साहब, चाणूर गोपाल मजूमदार साहब, लोथल रंगनाथ साहब, रंगनाथ राव साहब। इसके बाद बात करते हैं कालीबंगा की। काली मतलब ब्लैक और बंगा मतलब चूड़ी। एक ऐसा कारखाना जहां पर काले रंग की चूड़ियों का निर्माण किया जाता रहा। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता है। वर्ष है इसका 1953। राजस्थान में इसका पूरी तरीके से आज का वर्तमान क्षेत्र पड़ता है। गग्गर नदी के तट पर यह है। यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य, चूंकि ये राजस्थान में है तो लकड़ी की नालियों का इस्तेमाल, अगर नाली नहीं भी होंगी तो भी रेत जो है वो पानी को सोखने की क्षमता रखता है। मिश्रित फसलों का साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त हुआ तो वो आपका काली बंगा है। चूड़ी बनाने का कारखाना मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन किस रंग की चूड़ी, वो होंगी आपकी काले रंग की चूड़ी। भूकंप के साक्ष्य के परिणाम भी यहीं से प्राप्त होते हैं। अब इसे इस बात में समझिए कि भूकंप के साक्ष्य के जो प्रमाण है वो किस रूप में प्राप्त होंगे, वो इस रूप में प्राप्त होंगे। ये जो हिस्सा है भारत का, ये हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट का वो हिस्सा है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था। अब ये जब आकर जुड़ा इस एरिया से, जिसे आज का उत्तर भारत कहा जाता है, तो यहाँ पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एक भ्रंश का निर्माण हो जाता है, एक रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाता है। दो टुकड़े आपस में क्या हो रहे हैं, आकर मिल रहे हैं। अगर ये क्षेत्र उसी के तट पर रहा है या उसके आसपास उसके नजदीक रहा है पूरी तरीके से कम इस क्षेत्र के आसपास, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही तिब्बत का पठार अवरोधक के रूप में काम करता है और टेक्टोनिक प्लेट का ये हिस्सा आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो झटके के कारण भूकंप जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन होता है। इसी कारण यहां से भूकंप के साक्ष्य मिलने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बाद की अन्य साइट्स को, बने रहें। तो एक चीज ये भी है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, और गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपने तैयारी को आयाम देना है तो मतलब एक बार सिलेक्शन लेने के प्रोसेस में घुस जाए आप, फिर ये सिलेक्शन के प्रोसेस आपको कहाँ तक ले जाएगी ये शायद आप भी नहीं जानते। तकदीर, भाग्य, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ हाथ आने वाला ज़्यादा खास है नहीं। मेहनत करते रहे, उस मेहनत को बार बार तराशते रहे, अपने आप की बार बार परीक्षा लेते रहे और अपने पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है उसे तोड़ने की कभी भी, मतलब अगर मन भी है कि नहीं यार आज नहीं पढ़ना, तो अपने मन से कहो कि नहीं आज पढ़ना है, तो मन को गुलाम बनाकर मन को आदेश दे कि आज ये काम करना है तो करना है, बात खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आइए चर्चा करते हैं इसी और जो हम पढ़ते हैं इन साइट्स को। तो अगली जो साइट है हमारी वो होती है बनावली। रविंद्र बिष्ट इसके खोज करता है 1973 से 1974, यानी कि जब देश के अंदर उथल पुथल का माहौल है, जब पूरी तरीके से आपातकाल जैसी एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, तो तब पूरी तरीके से एक साइट अस्तित्व है जिसका नाम था बनावली, और ये क्षेत्र पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर।
नदी जिस किनारे ये स्थित है बनावली, वो है आपकी सरस्वती। यहीं से जौ के साक्ष्य, यहीं से मिट्टी का हल एक खिलौने के रूप में, एक खिलौने के रूप में मिट्टी का हल, खिलौना, एक खिलौने के रूप में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिलने का प्रमाण भी बनावली से पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में, वर्तमान में, करंट में यह साइट पूरी तरीके से चर्चा में रही। एक अग्नि वेदिका यहाँ से पाई गई है हाल फिलहाल में। तो अब करंट भी जब किसी साइट की खोज कर रहा होगा, चाहे वो हुलास हो, चाहे वो आपका लखनौती हो, चाहे वो सरसावा हो, तो ये सारे वो साइट्स हैं जिनकी अभी खोज होनी बाकी है। जब ये प्रकाश में आएंगी तो तब आपको पता चलेगा कि सभ्यता नदियों के आसपास विकसित होने के बाद भी पूरी तरीके से किस तरीके से अपने आप को संजोए रख रही थी, जब उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे कि वो बाढ़ और भूकंप जैसे साक्ष्यों से कैसे बच सकते रहे। तो बात कर रहे हैं जब साक्ष्य की, बनावली जैसे क्षेत्र की, तो यहीं से आपका जो मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी और पहिए के साक्ष्य का निशान मिला। इसके बाद बात करते हैं रंगपुर की। तो माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खनन करता है, माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खनन करता है। वर्ष 1931 में यह अस्तित्व में आई। गुजरात में इसकी करंट लोकेशन है, और जो पूरी तरीके से लोथल से कुछ ही दूर, थोड़ी सी दूर प्राप्त होती है। मादर नदी के किनारे पर स्थित रंगपुर, मादर नदी के किनारे पर स्थित। और यहाँ से जो चीजें साक्ष्य प्राप्त हुआ, एक तो धान की भूसी, धान से जो आज के सिस्टम में कहे तो पराली एक किस्म से, तो अभी गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था हरियाणा पंजाब में कि पराली को जलाया मत जाए, क्योंकि इसके धुएं से दिल्ली धुआं हो चुके थे। तो धान की भूसी के साक्ष्य जो मिले वही आपके रंगपुर से मिले। जवार और बाजरा, इन दोनों चीजों के साक्ष्य। कच्ची ईंटों का एक दुर्ग मिला। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कच्ची ईंटों का साक्ष्य अगर कहीं मिलता है तो वो आपका रंगपुर हो जाता है। उसके बाद अगली साइड की बात करें तो रोपड़ जिला पंजाब पड़ेगा आपका। ब्रजवासी लाल इसके खोज करता है। 1950 और 55 के बीच में इसकी खोज की गई, और आज भी वर्तमान रूप में इन सारे साइट्स की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं पूर्ण रूपेण कतई भी नहीं है। इनके आसपास के समुदाय की आज भी हम रिसर्च कर रहे हैं ताकि कुछ भी नया मिले। तो सभ्यता जो आलमगीरपुर तक अभी सीमित है, वो कहीं विस्तृत होकर बिहार, कहीं आपका वेस्ट बंगाल तक पहुंचे, तो फिर जाकर बात बनेगी। संपूर्ण भारत को हम तब जाकर इंडिया के रूप में अगर व्याख्यात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो रोपड़ ब्रजवासी लाल खोज करता है 1950 और 55 के बीच। क्षेत्र है पंजाब, नदी है सतलज। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य, कुत्ता ही वो पहला जानवर है जिसे मानव ने पालतू बनाया है, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ये इंगित करता है कि वो लोग उस प्रकृति के टच में कितने रहे होंगे कि वो न केवल कुत्तों से भी बल्कि वो आसपास के जीव जंतुओं से इतना प्रेम करते हैं कि अपने मरने के बाद भी उन्हें साथ लेकर जा रहे। तांबे की कुल्हाड़ी के रूप में रोपड़ सबसे प्रमुख माना गया। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें सुरकोतड़ा की। ये वो स्थल है जहां से घोड़े के मरने के बाद उसकी हड्डियां, उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अभी हमने मण मूर्तियों की बात करी थी, वहां नहीं जा रहे हैं। तो इसके जो खोजकर्ता है वो जगपति जोशी साहब। वर्ष 1964 में। क्षेत्र आपका गुजरात है। नदी आपकी सरस्वती है। घोड़े की अस्थियों के साथ साथ तराजू का पलड़ा भी, जो तराजू आज ग्रामीण क्षेत्रों में अमल में लाई जाती है कि दो पलड़े एक तरफ होते हैं और उसे हम किसी सहारे से पकड़ कर रखते हैं। तो ये जो तराजू अस्तित्व में आई, ये आई इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी चीजें हम इस्तेमाल और अमल में लेकर आते हैं। को आपने कुछ बाजारों में देखा होगा कि आज भी बाट का इस्तेमाल पत्थर के रूप में, या पत्थर के रूप में बाट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कि साहब ये कितना हो गया कि ये एक पैमाना है, एक बाट है हमारे पास, वो किसका है? पत्थर का है। और उसी पत्थर को बाट बनाकर इस पलड़े के आधार पर क्या करते हैं, चीजों का तोल मोल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी चीजें आज भी मौजूद हैं भारत के अंदर। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कतई भी नहीं हुआ, यह बात दिमाग से निकाल दें आप लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जब उनके क्षेत्र में दांव लगा उनके जीवन पर,
तो वो अपने जीवन को बचाने हेतु आसपास की सभ्यताओं में जाकर घुल मिल गए और आसपास की सभ्यताओं ने वो सारी चीजें अडॉप्ट करके आज वो एक मिश्रित सभ्यता के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इसके बाद जब जैसे ही हम आएंगे तो परिवार, जन, समुदाय, गोत्र, ये सारी व्यवस्थाएं मिलेगी उस टॉपिक में जिस पर आज वर्तमान भारतीय समाज खड़ा है, और वो होगा पूरी तरीके से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में खोज की गई सारी की सारी चीजें। बात करते हैं राखी गढ़ी की, तो सूरजभान जो है इसके खोज करता है 1969 में इसकी खोज हुई। हरियाणा में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित ये साइट पूरी तरीके से अपने ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राओं से इतिहासकारों को आकर्षित करती आई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10-12 साइट्स है हमारी जिन्हें हमें पढ़ना है थोड़ा सा अच्छे किस्म में। आइए कुछ अन्य चीजें जो अभी तक छूट चुकी है उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक बार पुनः। तो ये कुछ साइट्स थी जिस पर हमने प्रकाश डाला। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अन्य साइट्स को अपने नोट्स में ऐड करते हुए अपने नोट्स को ऐसा बनाएं कि फिर कोई भी आपका मुकाबला ना कर सके। देखिए आपका मुकाबला 10, 20, 50 हजार बच्चों से नहीं है जो कंपटीशन में उतरे हैं, आपका मुकाबला खुद से है और आपको खुद में अपने आप को क्या करना है, स्थापित करना है। मतलब ये खुद के नजरिए की बात है कि जीवन को जिया इस तरह मिले कोई तो तुम खुद से नजर मिला सको। क्योंकि गालिब ने कहा ये दिल्ली गालिब का शहर है, मत पूछ कि क्या हाल है तेरा मेरे आगे, तो देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो मतलब ये लड़ाई खुद से खुद की है और इस खुद से खुद की लड़ाई में आपको स्थापित करना अपने आप को कि भैया आप किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं अपने आप में, ठीक है। तो मतलब समझिए चीजों को कि आपका मुकाबला है आपके साथ है। चीजों को लिंक कैसे करते हैं इतिहास के अंदर, कैसे पढ़ना है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब पतन की बात की हमने, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का एक सटीक कारण क्या था कि पारिस्थितिक असंतुलन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल डिसबैलेंसमेंट। इस इकोलॉजी के अंदर जितना भी असंतुलन हुआ, जितना भी डिसबैलेंस हुआ, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो फसलों के चक्र में परिवर्तन हो, चाहे वो कोविड-19 जैसी महामारी हो, या किसी भी प्रकार से कुछ ऐसे तत्व जो पूरी तरीके से प्रकृति ने उत्पन्न किए, उसी प्राकृतिक कारणों के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हो गया, पतन हो गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पद चिन्ह हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोटदीजी, कालीबंगा, लोथल, बनावली, सुरकोतड़ा, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, मांडा, इन साइट्स में पाए जाते हैं, वो पूरी तरीके से आज भी इंगित करते हैं कि वर्तमान भारतीय सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है और वर्तमान हिंदू समाज के अंदर जितनी चीजों का आत्मसातीकरण किया गया है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से ही आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं केवल आप लोगों से सिर्फ कि इसका पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। जैसे ही इनके जीवन पर बट्टा लगा होगा, ये लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर बस वहां ट्रेवल करते हुए आए होंगे जहां इनके जीवन जीने योग्य साधन इनके पक्ष में हो। इस बात को इस प्रकार समझिए कि 2013-14 के अंतर्गत जो बाढ़ भयंकर रूप से आई थी उत्तराखंड के अंदर, जिसने तहस नहस कर दिया था पूरे केदारनाथ को, तो जब रोजमर्रा के जीवन में पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पूरी तरीके से आपका जीवन सुरक्षित नहीं है तो आप प्लान करके पहुंचे कहां, उन क्षेत्रों में जहां जीवन पर कोई बट्टा नहीं है, प्लेन। तो आज प्लेन में बढ़ती हुई तीव्र जो पॉपुलेशन है जो प्लान करके आ रहा है पहाड़ी आदमी प्लेन की ओर, उसका एकमात्र कारण यही है कि जीवन जीने योग्य उसकी भूमिका वहां से धीरे धीरे समाप्त हो रही है और वो उन क्षेत्रों का चुनाव करने जा रहा है जहां जीने योग्य साधन सुलभ हो सके उसके पक्ष में। तो जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को खतरा उत्पन्न हुआ होगा तो इसी खतरे को भांपकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अगर इस उत्तरी छोर को छोड़कर भागे हो दक्षिण की ओर, तब
उत्तरी छोर के ये उत्तरी पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये पश्चिमी छोर से भागे हों पूरब की ओर और उत्तरी छोर से भागे हों दक्षिण की ओर, तो मतलब कुल मिलाकर अगर इन लोगों ने स्थान ले लिया ये, तो फिर जो दक्षिण भारतीय इतिहासकार हैं वो कहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मूल है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत में एक समान रूप से अप्लाई होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन साइट्स को छोड़ने के बाद शायद वो साइट्स जो है पूरी तरीके से खाली रह गई हो, और खाली रहने के कारण चूंकि बाढ़ को एक कारण माना गया, तो अगर बाढ़ आएगी तो अपने साथ अवसाद लेकर आएगी, और इस अवसाद में इतने मिनरल्स होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी कि यहाँ अगर आप बीज ना भी डालें तो यहाँ से आप फसलों को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बड़े बड़े घास के मैदानों पर ललचाई नजर मध्य एशिया के कुछ जन समुदाय पर पड़ी, और वो अपने चारागाह की तलाश में उन क्षेत्रों में आकर निवास करने के लिए आतुर हो गए, जो उनके गाय, बैल, बकरी, भैंस, उन सभी जानवरों का पूरी तरीके से क्या कर सकता था, पालन कर सकता था। उन क्षेत्रों में आकर निवास करने में मजबूर कर दिया, और मध्य एशिया से एक वर्ग आकर पूरी तरीके से पाकिस्तान के पिकार जैसे क्षेत्रों में आकर स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के बाद फिर यहीं से एक नवीन सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता संस्कृति प्रकाश में आई नंबर 2, वो आपकी वैदिक सभ्यता थी, जो पुनः दो पार्ट में विभक्त थी। नंबर 1 ऋग्वेद और नंबर 2 वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल, और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। आद्य इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को इसलिए भी रखा गया क्योंकि वैदिक सभ्यता की परंपरा में सबसे पहले जो चीज अडॉप्ट की गई वो ये कि ज्ञान को आप अडॉप्ट करके खुद उस ज्ञान को माउथ टू माउथ ट्रांसफर करें पॉपुलेशन तक, और उसे क्रमबद्ध रूप में किसी लिपि या किसी अक्षर के माध्यम से ना लिखें। तो इसलिए वो जो ज्ञान उपनिषदों के माध्यम से या वो जो ज्ञान माउथ टू माउथ लोगों के बीच में आज भी प्रचलित है, जिसे आप कह सकते हैं कि भला कि एक कहावत आज भी प्रचलित है। बहुत सारी कहावतें हैं, हम ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं कि किसी बड़े आदमी ने कहा है। तो ये बड़े आदमी कौन थे? ये बड़े आदमी वही थे जिनका इतिहास अपठित है, लिखित है, बस माउथ टू माउथ चीजों को बस क्या कर लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया, कर भला तो हो भला। अब हमें नहीं पता कि इसका जनरेशन, इसका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं माउथ टू माउथ ये चीजें चलती रही। इसलिए इस काल को भी, उस काल को कम से कम किस में रखा गया, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखा गया, जब लिपि और अक्षर का ज्ञान तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ पाठन सामग्री हमारे लिए बेहद अच्छी तरीके से उपलब्ध होगी, और उत्तर वैदिक काल में भी हमारे साथ यही होगा। फिर जाकर खड़ा होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो नवीन सभ्यता संस्कृति प्रकाश में आई, उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है, उपनिषद से प्राप्त होती है। तो इसके साथ साथ सारी जानकारी को जुटाकर अगले लेक्चर में बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता के खड़े होने का कारण क्या था, किस तरीके से था, और किस तरीके से नवीन सभ्यता संस्कृति प्रकाश में आती है, किस तरीके से उथल पुथल हुआ समाज के अंदर, और किस तरीके से स्टेबिलिटी मिली समाज के अंदर उन लोगों को कि वो एडजस्ट कर गए मध्य एशिया से आकर भारत की ओर। इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो सच में मध्य एशिया से आए थे, या कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो तीव्र नगरीकरण के कारण अपनी हानि कर चुके थे, उन्हीं लोगों ने ग्रामीण सभ्यता के रूप में अपने आप को अब एक नवीन सभ्यता संस्कृति में ढाल लिया था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपके संशय और शिकायत कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि उन्हीं को आधार बनाकर हम पूरी तरीके से और चीजों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।